हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? तो इस वन लाइनर श्रृंखला की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपके सामने पांचवी सीरीज आ रही है, तो 94 से चालू होगी ये। तो इसका पहला क्या है, आपका क्वेश्चन है, एडवर्ड वंश का अध्ययन किसने किया था? तो डॉक्टर विंसिप ने क्या किया था? एडवर्ड वंश का अध्ययन किया था। एडवर्ड वंश में डॉक्टर विंसिप ने बताया था कि पहले क्या थे, उच्च कोटि के लोग थे। पहले क्या थे, उच्च कोटि के लोग थे, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ियों में अंतरण होता गया और उसमें क्या हो गया, निम्नता की श्रेणी आने लगी। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था कि वातावरण ही ऐसी शक्ति है जो हमारे विकास को कहीं से प्रभावित करती है। तो इसको कहने वाले रास महोदय थे। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो विलियम हेली ने की थी। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना 1909 में कहाँ पर की थी? शिकागो में की थी। कब की थी? 1909 में शिकागो में। अगला आता है आपका बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो डार्विन महोदय की पुस्तक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक। अगला स्टेटमेंट है आपका कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत देने वाले थे आपके क्या, सिगमंड फ्रायड महोदय थे। उसके बाद आपका आता है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देने वाले थे आपके क्या, एरिक्सन महोदय थे। ठीक है, एरिक्सन महोदय ने क्या किया था, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में बताया था, यानी साइको सोशल आपका डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट जो दिया गया था किसके द्वारा, एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। फिर आपका आता है सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत, इसको दिया था बांडुरा महोदय ने, यानी सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग के बारे में जो बात की गई थी वो बांडुरा के द्वारा बात की गई थी। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डेवी की पुस्तक है, जॉन डेवी महोदय की पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी। फिर अगला आता है आपका क्या, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो ये भी जॉन डेवी महोदय की है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जॉन डेवी महोदय की है। द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे की है। जीन पियाजे की प्रसिद्ध पुस्तक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसकी है? जीन पियाजे की है। इसमें मॉरल जजमेंट बारे में बात की, यानी नैतिक विकास के बारे में इन्होंने क्या किया था, बात कही थी। द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक थी आपकी? जीन पियाजे महोदय की थी, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ चाइल्ड। उसके बाद आपका आता है परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रानफेन ब्रेनर ने एक सिद्धांत दिया था, परिस्थिति परक सिद्धांत, और इसमें उन्होंने क्या किए थे, 5 स्तर बताए थे, जिसमें से पहला मंडल आपका आता है लघु मंडल में उन्होंने किन किन व्यक्तियों को शामिल किया, किन किन चीज़ों के बालक को शामिल किया। तो उसमें लघु मंडल में आपका शामिल होता है क्या, परिवार, स्कूल, साथी, पास पड़ोस और अध्यापक। यानी लघु मंडल में जो शामिल होंगे वो क्या होंगे, परिवार, स्कूल, साथी, पास पड़ोस और अध्यापक। तो क्वेश्चन बनेगा कि परिवार, स्कूल, साथी, पास पड़ोस, अध्यापक, ये जो ब्रानफेन मॉडल है उस ब्रानफेन मॉडल में किस मंडल में आते हैं? तो किस मंडल में आएंगे, आपके लघु मंडल में आएंगे। या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा ब्रानफेन मॉडल के अनुसार लघु मंडल में शामिल है। दूसरा आता है आपका क्या, बृहत मंडल में कौन कौन शामिल है? तो बृहत मंडल में आपके क्या है, संस्कृति, मूल्य और आपका क्या, सामाजिक प्रथाएं। यानी बृहत मंडल में आपके सांस्कृतिक मूल्य, हमारी जो वैल्यूएशन होती है और सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उनको क्या किया गया है, इनमें शामिल किया गया है। फिर अगला आता है आपका कि जिसमें बालक समस्या समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का सहयोग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण, सम्मिलन, सात्मीकरण या समावेशन। इसमें क्या होता है, बालक पूर्व ज्ञान के अनुसार क्या करता है, काम करता है। जो उसे पूर्व में अनुभव होता है, पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, अपना सहयोग, समस्या को समाधान करने में लेता है। तो जिसमें बालक क्या, समस्या के समाधान के लिए पूर्व ज्ञान का क्या करे, सहयोग ले, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है जिसमें बालक नई समस्या के अनुसार कार्य करता है या अपने स्कीमा में क्या करता है, संशोधन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं या समायोजन कहते हैं या आवास कहते हैं। ठीक है, आत्मसातकरण में क्या होगा, पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है, जबकि समायोजन में किसका लेगा, स्कीमा में परिवर्तन करेगा, स्कीमा में संशोधन करेगा। उसके बाद अंतःक्रियावादी विचारधारा किसकी है? तो अंतःक्रियावादी विचारधारा जो बनाई गई थी वो किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा बनाई गई थी। ठीक,
उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि जब बालक आत्मसातकरण व समायोजन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। इसमें बालक के सामने कभी कभी ऐसी समस्याएं जाती हैं जिसका उससे क्या होता है? मानसिक उद्वेलन होने लगता है। तब वो क्या करता है? अपना आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को क्या करता है? साथ लेता है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? साम्य धारण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम साम्य धारण कहते हैं। ऐसी मानसिक संरचना वो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से क्या किया जाए? दोहराया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। यानी हमारे जो व्यवहार, डेली रूटीन के व्यवहार हैं, उनको हम क्या करते हैं? बच्चा आसानी से दोहराता है। जैसे वो सुबह उठता है, अपना फ्रेश होता है, नहाता है, धोता है, विद्यालय जाने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। अपनी कापी किताबों को भी वर्ग रूटीन के अनुसार क्या करता है? लगाता है। तो उस प्रकार के व्यवहार को जीन पियाजे ने बताया था, स्कीम्स बताया था। नहीं, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को हम क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका क्या कि ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु क्या होती है? विद्यमान होती है। उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यानी वो मानसिक संरचना जिसके द्वारा बालक क्या करे? हर व्यक्ति, हर मस्तिष्क में क्या होती है? सूचनाओं को संगठित करने की क्षमता होती है और व्याख्यायित करने की जो क्षमता विद्यमान होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। अब आता है अगला आपका क्या? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था की समय सीमा। तो जीन पियाजे ने उस समय सीमा को क्या? 0 से 2 वर्ष माना है। यानी संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था की समय सीमा क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को क्या किया था? 4 भागों में बांटा था। उन 4 भागों में पहला भाग आपका क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक, यानी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था, जिसकी समय सीमा क्या होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस या स्थूल या अनौपचारिक अवस्था। इसकी समय सीमा 7 से 11 वर्ष बताई गई है। जीन पियाजे के अनुसार क्या है? तीसरी अवस्था है। फिर जीन पियाजे के अनुसार जो चौथी अवस्था है उसे हम क्या? अमूर्त औपचारिक अवस्था बताया गया है, जिसकी समय सीमा क्या होती है? 11 से 15 वर्ष होती है। जिसकी समय सीमा क्या होती है? 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक है। तो हम चलते हैं जीन पियाजे की पहली अवस्था में। तो पहली अवस्था क्या है आपकी? इंद्रिय गामक अवस्था। अब इसमें बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है? तो पहला क्या है आपका? प्रतिवर्त क्रियाएं बालक के अंदर किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो प्रतिवर्त क्रियाएं बालक के अंदर संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती हैं। बालक के अंदर प्रतिवर्त क्रियाएं किस अवस्था में पाई जाती हैं? संवेदी गामक अवस्था में पाई जाती हैं। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में होता है? तो बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान संवेदी गामक अवस्था में होता है। बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का ज्ञान किस अवस्था में होता है? संवेदी गामक अवस्था में होता है। फिर अगला आता है आपका जीन पियाजे के अनुसार बालक स्वयं के दृष्टिकोण व दूसरे के दृष्टिकोण में विभेद नहीं कर पाता है। तो किस अवस्था में बालक रहता है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अपने और दूसरे के दृष्टिकोण में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक में जीववाद की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। बालक यानी जीन पियाजे के अनुसार जब बालक क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था या अंतः प्रज्ञात्मक अवस्था में जाएगा तो उसके अंदर जीववाद की क्या होती है? भावना पाई जाती है। वो अपने समान सभी वस्तुओं को क्या करता है? जीवित समझता है। वो सोचता है जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे सभी चीज़ों के अंदर क्या है? जीवन है। पंखा चलता है, गाड़ी चलती है, तो उसमें भी वो सोचता है क्या है? जीवन पाया जाता है। फिर जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक क्या करता है? अपने विचार को सही मानता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपने विचार को क्या करता है? सही मानता है। तो किस अवस्था में सही मानता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है अपने विचार को क्या करता है? सही। फिर अगला आता है आपका क्या कि जीन पियाजे के अनुसार जो बालक होता है गणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कर लेता है, लेकिन कहाँ प्रयोग करना है यह नहीं जानता है। किस अवस्था में ऐसा होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? गणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ों को क्या करता है?
कर लेता है, लेकिन अपने जीवन में कहाँ प्रयोग करना है उससे पूछा जाए तो ये चीज़ों को वो नहीं जानता है। फिर आपका अगला आता है कि सिंबल, चिन्ह, प्रतीकात्मक विचार जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के गुण हैं? तो किस अवस्था के गुण हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हैं, यानी बालक की माँ उसके सामने उपस्थित हो या ना हो, केवल बोल दे, आवाज़ से वो पहचान जाता है कि हमारी मम्मी की क्या है, आवाज़ है। तो सिंबल, चिन्ह, प्रतीकात्मक विचार बालक के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार बालक के अंदर किस अवस्था में आते हैं? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। उसके बाद आपका आता है जीन पियाजे के अनुसार बालक में केंद्रीकरण, अपलटन, अनुत्क्रमणशीलता का गुण नहीं पाया, गुण जो पाया जाता है किस अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, यानी बालक के अंदर यानी अपलटन की क्षमता नहीं होती है। दो वस्तुओं में क्या हो, धारिता के बारे में वो जानकारी नहीं रखता है। दो वस्तुओं में जो धारिता की मात्रा होती है उस धारिता के बारे में क्या करता है, नहीं जानता है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए पाए जाते हैं? तो किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में। किस अवस्था में? मूर्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? मूर्त अवस्था में पाए जाते हैं। जो मूर्त अवस्था होती है बालक की, उसमें वो क्या करता है, तरल, लंबाई, ठोस आदि से संबंधित बातों को क्या करता है, वो जानने लगता है। उसके बाद आपका आता है जीन पियाजे के अनुसार बालक वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में लगाना किस अवस्था में सीखता है? तो जीन पियाजे के अनुसार बालक वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लगाना सीखता है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में लगाना सीखता है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होगा वो क्या करेगा, वस्तुओं को घटते से बढ़ते क्रम में लगाना सीख जाएगा। फिर अगला आपका आता है क्या, पलटावी उत्क्रमणशीलता का गुण किस अवस्था में पाया जाता है? जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर पलटावी उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है, यानी बालक के अंदर अब धारिता का क्या होता है, ज्ञान हो जाता है। वस्तुओं को चाहे जितना अलट पलट कर रख दें वो उनको क्या करता है, जानने लगता है। फिर अगला आता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बालक के अंदर संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, इन तीन महत्वपूर्ण संप्रत्तियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, हूबहू सीधे ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण जैसे संप्रत्तियों का विकास बालक के अंदर जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। फिर अगला आता है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नन्हे वैज्ञानिकों की भांति तार्किक सोच वाले हो जाते हैं? तो किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में क्या होते हैं, जो बालक होते हैं नन्हे वैज्ञानिकों की भांति क्या करते हैं, तार्किक सोच वाले हो जाते हैं जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं नन्हे वैज्ञानिकों की भांति, उनके अंदर क्या होती है, तर्क की भावना आ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 132 पे कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रास्थापनात्मक सोच वाले हो जाते हैं? तो किस अवस्था में? औपचारिक अवस्था में बालक कैसा हो जाएगा, प्रास्थापनात्मक सोच वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है? प्रास्थापनात्मक सोच वाला बालक हो जाता है, यानी बालक क्या करता है, प्रास्थापनात्मक सोच उस बच्चे के अंदर क्या होती है, आ जाती है। यानी अब कल्पनाओं के आधार पर कल्पनाओं को वो क्या करता है, शब्द रूप देने लगता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में परिकल्पनात्मक सोच वाले हो जाते हैं? तो औपचारिक अवस्था में बालक किस सोच वाले हो जाते हैं, परिकल्पनात्मक सोच वाले हो जाते हैं, यानी हाइपोथेटिकल सोच के क्या होते हैं, बच्चे हो जाते हैं। ठीक, इस परिकल्पनात्मक सोच को हम क्या, आपको क्या क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी वाली जो सोच होती है बालक के अंदर इस अवस्था में आ जाती है। ठीक, फिर अगला है आपका क्या कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान का मध्य सेतु कहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक यानी संज्ञान और तर्क दोनों के मध्य को क्या कहा है, मनोविज्ञान को क्या माना है, मध्य का सेतु माना है। दोनों के बीच में जो बातें होंगी वो क्या, मनोविज्ञान किसका काम कर रही है, एक पुल का काम कर रही है। ठीक, पियाजे ने 4 समूहों यानी पहचान, निषेध, पारस्परिकता, सहसंबंधात्मक परिवर्तन की श्रृंखला बताई, जिसके द्वारा क्या होता है, संज्ञान का विकास होता है। एक बच्चे के अंदर जो संज्ञान का विकास होगा वो किसके द्वारा होगा, पहचान, निषेध, पारस्परिकता और सहसंबंधात्मक परिवर्तन जो होगा उसके अंदर क्या होगा, तभी संज्ञान का विकास होगा। फिर अगला आता है आपका क्या
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था किसने? वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ये रूस के रहने वाले थे, ठीक है, लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है? तो वाइगोत्स्की महोदय की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट वाइगोत्स्की महोदय की क्या है? पुस्तक है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया व वयस्क व समवयस्क के समूह से होता है, किसने कहा था? तो वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे का जो क्या होगा, संज्ञान विकास होगा, वो कैसे होगा? आपके सामाजिक अंतःक्रिया वयस्क या समवयस्क के समूहों के माध्यम से होगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत भाषा, निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बताया था? तो वाइगोत्स्की ने बताया था कि बालक कोई काम करते वक्त अपने मन में जो गुनगुनाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ठीक है। आपके वाइगोत्स्की ने उसे प्राइवेट स्पीच माना है, जबकि जीन पियाजे ने उसे आत्मकेंद्रिता या अहकेंद्रिता की बात कही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या? स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग करने वाले आपके मनोवैज्ञानिक थे ब्रूनर महोदय ने। सबसे पहले उन्होंने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था। लेकिन स्कैफोल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले आपके वाइगोत्स्की महोदय थे। उसके बाद आपका आता है समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की महोदय ने ZPD का सिद्धांत दिया था, यानी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास की उन्होंने क्या की थी? बात की थी। फिर अगला आता है आपका भाई कि क्या समीपस्थ विकास की निम्न सीमा क्या होती है? जो समीपस्थ विकास की निम्न सीमा क्या होगी? वास्तविक विकास होगी, यानी बालक का जो एक्चुअल डेवलपमेंट होगा, जो अपने आप विकसित होगा, वो क्या होगा? आपका वास्तविक विकास होगा। उसके बाद आपका आता है समीपस्थ विकास की उच्च सीमा। तो समीपस्थ विकास की उच्च सीमा को हम क्या? संभाव्य विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव्य विकास कहते हैं, यानी समाज के द्वारा उसका जो विकास होता है। उसके बाद जब बालक किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता या मार्गदर्शन में करता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग, पाढ़, ढांचा या मचान। पाढ़, ढांचा या मचान में बालक क्या करता है? अपनी समस्या को हल करने के लिए किसी के मार्गदर्शन में या किसी की सहायता में करता है, तो उसे हम स्कैफोल्डिंग, पाढ़, ढांचा या मचान कहते हैं। उसके बाद अगला है क्या? ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण साधन किसे माना गया है? वार्तालाप को माना गया है। किसको माना गया है? वार्तालाप को माना गया है। किसको माना गया है? वार्तालाप को या संवाद को माना गया है। इससे क्या होता है? ढांचे का निर्माण होता है। फिर पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी शिक्षण की बात किसने की थी? तो वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था कि पारस्परिक शिक्षण व सहयोगी शिक्षण की बात होती है, यानी बालक परस्पर एक दूसरे के माध्यम से क्या करता है? सीखकर आगे की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है? पारस्परिक शिक्षण और सहयोगी शिक्षण की बात की थी। फिर अगला आता है आपका कि आधुनिक संज्ञानात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर ने आपका आधुनिक संज्ञानात्मक या संरचनात्मक सिद्धांत दिया था। शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक किसकी है? तो जेरोम ब्रूनर की है। जेरोम ब्रूनर की जो पुस्तक है वो क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया है। उसके बाद एक पुस्तक इनकी और है, द रिलिमिनेस ऑफ एजुकेशन। किसकी पुस्तक है? तो ये जेरोम ब्रूनर की है। द रिलिमिनेस ऑफ एजुकेशन किसकी पुस्तक है? तो जेरोम ब्रूनर की है। अगला स्टेटमेंट है आपका कि बालक नग्न बंदर नहीं बल्कि संस्कृत युक्त मानव है। किसने कहा था? तो जेरोम ब्रूनर ने कहा था कि बालक क्या है? नग्न बंदर नहीं है बल्कि संस्कृत युक्त मानव है। उसके अंदर संस्कृतियों का क्या होता है? विकास होता है, ठीक। उसके बाद ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो उनके ने 3 अवस्थाएं बताई थी। पहली सक्रियता यानी इनएक्टिव, ये 0 से 18 माह चलती है। दूसरी है आपकी क्या? दृश्य प्रतिमा यानी आइकोनिक। आइकोनिक आपकी चलती है 2 से 7 साल। और तीसरी है आपकी सांकेतिक या सिंबॉलिक, ये 7 वर्ष के ऊपर चलती है। तो क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी ब्रूनर की अवस्था नहीं है या इनमें से कौन सी ब्रूनर के विकास की अवस्था है? तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक। उसके बाद नैतिक विकास या स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास या स्तर का सिद्धांत देने वाले आपके क्या थे? कोहल बर्ग थे। और इन्होंने अपने इस सिद्धांत को 3 चरणों में, 3 स्तरों में और 6 चरणों में क्या किया था? डिवाइड किया था, ठीक है।
तो इन्होंने नैतिक विकास की पहली अवस्था किसे माना था? तो नैतिक विकास की इनकी जो पहली अवस्था थी वो क्या थी? रूढ़ पूर्व अवस्था या पूर्व पारंपरिक अवस्था या प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो आपकी क्या होती है 3 से 9 वर्ष तक। फिर उसके बाद नैतिक विकास की दूसरी अवस्था की बात की गई थी। तो नैतिक विकास की दूसरी अवस्था की क्या? रूढ़िगत या पारंपरिक या कन्वेंशनल स्टेज, ये 9 से 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, यानी रूढ़ियाँ जो समाज में जो नियम कानून हैं उनके अनुसार मुझे क्या होता है? चलना होता है। फिर नैतिक विकास की तीसरी अवस्था आती है उत्तर पारंपरिक अवस्था या पश्चिम परंपरागत अवस्था या रूढ़ से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, या इसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। अब इसमें बालक क्या करता है? नैतिक विकास की ये तीसरी अवस्था होती है। ठीक है, अब नैतिक विकास की जो पहली अवस्था आएगी उससे संबंधित कौन कौन सी बातें आती हैं? तो बाहरी सत्ता पर आधारित आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली अवस्था क्या होगी? बाहरी सत्ता पर आधारित आज्ञा व दंड की अवस्था। किस अवस्था को कहते हैं? रूढ़िपूर्व अवस्था को कहते हैं। किस अवस्था को? रूढ़िपूर्व अवस्था को कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कोहलबर्ग के अनुसार बालक अच्छे या बुरे व्यवहार में अंतर अभिभावक की स्वीकृति व अस्वीकृति पर करता है, तो किस अवस्था में करता है? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में, यानी रूढ़ पूर्व अवस्था में जो बालक होता है वो अच्छे और बुरे व्यवहार में अंतर किसकी वजह से सीखता है? अपने माता पिता या अभिभावक की वजह से सीखता है। ठीक, कोहलबर्ग के अनुसार बालक किस अवस्था में अपने आप को कठिनाइयों से बचने की प्राथमिकता देखता है? तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में बालक अपने आप को क्या करता है? कठिनाइयों से बचने की कोशिश करता है। वो हमेशा यही सोचता है कि हम क्या हों, कठिनाइयों में न आने पाएँ। उसके बाद आपका आता है क्या? कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है? एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन किस अवस्था में होता है? तो ये भी आपका क्या? प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है। यानी तुम खिलौने समेट दो, मैं तुम्हारा क्या करता हूँ? बैग ठीक कर देता हूँ। यानी एक दूसरे का हित साधने की भावना क्या होती है? बालक के अंदर इस अवस्था में पाई जाती है। फिर अगले पे बढ़ते हैं भाई, अगले अक्षर पे, अगले स्टेटमेंट पे। तो अगले स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि अच्छा लड़का लड़की की उन्मुखता किस अवस्था को कहते हैं? तो कन्वेंशनल स्टेज को कहते हैं। अच्छा लड़की लड़की की उन्मुखता जो होती है किस अवस्था में आती है? कन्वेंशनल स्टेज में आती है। कोहलबर्ग के अनुसार बालक के अंदर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की कौन सी अवस्था होती है? यानी समाज में वो किस प्रकार सम्मान करता है? तो कन्वेंशनल स्टेज में वो समाज को क्या करता है? समाज यानी सम्मान पूर्वक देखता है और सोचता है कि समाज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं उनके आधार पर मुझे क्या करना है? चलना चाहिए। कोहलबर्ग के अनुसार बालक के अंदर विवेकपूर्ण चिंतन किस अवस्था में आता है? तो किस अवस्था में आता है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में बालक के अंदर क्या होता है? विवेकपूर्ण चिंतन आ जाता है। अब वो यह सोचने लगता है कि समाज ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो हमारे हित में नहीं है, तो उन नियम कानूनों को हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते। फिर कोहलबर्ग के अनुसार मानवाधिकार पर आधारित नैतिक चिंतन किस अवस्था में आता है? तो पोस्ट कन्वेंशनल में आता है। यानी मानवाधिकार के बारे में वो सोचने लगता है बालक। लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर क्या किया गया है? भेदभाव न किया जाए और सभी मानवों को क्या, सभी जीवों को अपने समान समझा जाए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका कि यदि कोई नियम समाज के अनुकूल नहीं है तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इस प्रकार का नैतिक चिंतन बालक के अंदर कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में आता है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है। यानी अगर जो भी नियम कानून हैं वो हमारे लायक नहीं हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। फिर अगला आता है आपका आधारहीन आत्मचेतना किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में होती है बालक के अंदर आधारहीन आत्मचेतना। फिर आपका आता है मनोसामाजिक जीवन अवधि विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो मनोसामाजिक जीवन अवधि विकास सिद्धांत देने वाले आपके क्या थे? एरिक्सन महोदय थे। एरिक्सन महोदय ने क्या किया था? मनोसामाजिक जीवन विकास सिद्धांत के बारे में बात कही थी और इन्होंने जीवन की 8 अवस्थाएं बताई थी। अहम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो एरिक्सन महोदय को क्या अहम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फिर अगला आता है आपका बचपन व समाज किसकी पुस्तक है? तो एरिक्सन महोदय की पुस्तक है बचपन व समाज। ठीक है, एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो एरिक्सन ने विकास की क्या 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन में विकास की कितनी 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन कहाँ के निवासी थे? तो एरिक्सन आपके कहाँ के निवासी थे? ठीक, एरिक्सन महोदय जर्मनी के निवासी थे। ठीक, उसके बाद अब आपका यहीं से क्या होता है?